मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपके सामने टॉपिक भी मैंने लिखा है वर्तनी शुद्धिकरण। इस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे आपके लिए कि कैसे हम वर्तनी शुद्धिकरण में गलतियां कहां करते हैं और कैसे अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए। आपका प्यार आपका स्नेह मिलना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें अपने बैच के यहाँ जो संस्था में हैं इसमें आप भाग ले सकते हैं। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वर्तनी शुद्धिकरण पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्तनी शुद्धिकरण है। ठीक है जी है जी। चलिए, जितने भी लोग हैं अगर ओल्ड बैच में भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री जरूर आपके साथ ये जान लीजिए कभी भी इस चैनल से अन्याय नहीं होगा। आप ये विश्वास कर दे, हो सकता है किसी कारणवश किसी बैच में कोई टॉपिक रोका गया हो तो इससे कोई बहुत आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप पुनः विश्वास करिए, कुछ ही दिनों में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, सब सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो ऐसा आपको कोई इसका प्रदर्शन नहीं है, यहाँ प्रदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन की कोई बात होती नहीं है और न प्रदर्शन में इतना हम विश्वास करते हैं। हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है। और जी अभी अभी स्टार्ट हुआ है, यानी ये बैच अभी रनिंग स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप अपनी एंट्री करा सकते हैं। चलिए, हमारे सामने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बिना नाम लिए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत प्यार है, आशीर्वाद है। जी हाँ, आर ओ यारो का सिलेबस क्या है? आर ओ यारो के सिलेबस तो आज अब नहीं, आप तो मैं आपको कल या परसों एक दिन में आर ओ यारो का सिलेबस, हालांकि मैं बता चुका हूं। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां टेलीग्राम लगा हुआ, वहां वीडियो लगी हुई है, या आप टारगेट डायलॉग पे चले जाइएगा, लिख दीजिएगा आर ओ यारो टारगेट विद डायलॉग आर ओ यारो हिंदी सिलेबस अमरेश भट्ट, ऐसे कर देंगे तो आपको पूरा सिलेबस आ जाएगा। तो आपको पूरा मैंने बताया है कि क्या क्या कैसे आता है, कितने कितने नंबर का, सब कुछ मैं बताया हूं। ठीक है। तो आज एकदम चूंकि आज का पावन यह दिन है, पवित्र दिन है, गुरु को समर्पित दिन है, इसलिए अपने गुरु को, जो आपके गुरु हों, जो आपको शिक्षा दिए हों, जो दीक्षा दिए हों, उन सभी गुरुओं को आप नमन करिएगा। उनके कर्तव्यों का, उनके बातों का अनुसरण करते हुए आप आगे बढ़िएगा। और सभी गुरुओं को मेरा भी खुद नमन है कि जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाएं, उनको भी श्रद्धान्वित है। चलिए, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे ले चलते हैं। आज हम थोड़ा सा कुछ शब्दों को हम सीखेंगे ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, गलतियां ना हो कि हम इसको गलती करें। ठीक है। चलिए चलिए, वहां पर देखिए, तो चलिए एक बार जय घोष कर दीजिए, जय जय श्री राधे राधे राधे। आपका जय घोष करिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। जय जय श्री राधे। आइए हम वर्तनी शुद्धिकरण पर चलते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण में हम कुछ नियमों को, कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखा जाए, मैं क्वेश्चन के आधार पर भी कराऊंगा, वैसे भी आपसे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा आप बताइएगा कि इसमें कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, आपको ये बताना है। क्या अशुद्ध शब्द बताना है कि इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है। जी हाँ जी, ये आपको डेली रहेगी लाइव 4 बजे, डेली आपको मैं प्रतिदिन आपको 4 बजे मिलूंगा। ठीक है। चलिए जी हाँ, डेली क्लास होगी। चलिए यहां देखिए, वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध शब्द, इसमें बताइए आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि इसमें अशुद्ध है। पहला का उत्तर बताइए, पहले का उत्तर क्या होगा। ठीक है, एक का उत्तर। चलिए ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपके सही आए उत्तर तो भी और गलत आए तो भी। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई द्वित्व व्यंजन है, क्या है, द्वित्व व्यंजन है यानी युग्मक है, कोई युग्मक व्यंजन है। तो अब यहां के हम नियम पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन के हम नियम पर चलते हैं। यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, नहीं आपको एक क्वेश्चन और हम बताते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आप उत्तर आया, आपका सी आया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न के शब्दों में वर्तनी संबंधी अशुद्धि बतानी है, आप इसमें बताइए कौन सा अशुद्ध है। दूसरा नंबर 2 का उत्तर बताइए कौन सा शुद्ध है, इसका उत्तर बताइए, 2 का उत्तर बताइए कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऐसे नियम को जानेंगे जो आपको कभी गलत नहीं होगा, जो कभी गलत नहीं होगा, इस नियम को हम जानेंगे। ठीक है जी जी, बताएं। वीडियो में और खुलासा हुआ, क्या खुलासा हुआ? वीडियो में तो खुलासा एकदम हुआ संभवतः। जी हाँ जी जी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखते हैं इन दोनों के हम नियम देखते हैं।
इन दोनों के हम नियम देखते हैं कि ये नियम आप जान लेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, वैसे कभी गलतियां हो सकती हैं। कह रहे हैं कि अगर युग्मक व्यंजन है अथवा द्वित्व व्यंजन है, अगर चाहे युग्मक व्यंजन हो या द्वित्व व्यंजन हो, पहले ई आ जाता है और ऊ का प्रयोग होता है। आप समझिएगा, पहले ई या ऊ का प्रयोग होता है। अगर कोई युग्मक या द्वित्व व्यंजन है, इसका मतलब यह है, जैसे आपने एक आसान सा शब्द मैं लेता हूं, दिल्ली लेता हूं, मान लीजिए दिल्ली लेता हूं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये युग्मक व्यंजन है। युग्मक व्यंजन में ये जो युग्मक व्यंजन है, यानी ये आधा लौ और ये पूरा लौ, इसके पहले जो स्वर लगेगा वह छोटी ई ही लगेगा, बड़ी ई नहीं लगेगा। क्या होगा? बड़ी ई नहीं लगेगा। युग्मक व्यंजन में अगर कोई, अब मान लीजिए कोई पिल्ली ऐसे लिख दे, कोई पिल्ली ऐसे लिख दे, ठीक है, आप कह देंगे नहीं होगा। कारण क्यों कह देंगे? इसलिए कहेंगे कि जो युग्मक व्यंजन है इसके पहले जो स्वर लगेगा वह ह्रस्व ही लगेगा, छोटी ई ही लगेगा, इसलिए पिल्ली कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। पिल्ली कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। अगर हम कह दें छिल्ली कह दें तो आप कहेंगे कि छिल्ली ऐसे लिखाएगा। दिल्ली आप जाने, मिल्ली अगर कह दें तो कैसे लिखाएगा? मिल्ली ऐसे लिखाएगा। हमेशा अगर आप कोई भी युग्मक व्यंजन हो, युग्मक व्यंजन के पहले वाला जो आपका स्वर होगा वह ह्रस्व होगा, वह दीर्घ नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, वह दीर्घ नहीं होगा। ये रहा छोटी ई का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं छोटा ऊ का कॉन्सेप्ट। कह रहे हैं अगर युग्मक व्यंजन है या द्वितीय व्यंजन है तो इसके पहले छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ नहीं आएगा, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, अगर ये देख लीजिए, अब मान लीजिए जैसे ऊ है, जैसे ऊ है, यहां पर क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपने लिखा उल्लू लिखा, आपने क्या लिखा? उल्लू लिखा, जो मैंने आपको दिया है उल्लू लिखा, ठीक है। अब उल्लू ऐसे भी कोई लिख सकता है और उल्लू ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन आप कह देंगे ये उल्लू क्या है, आपका छोटा ऊ का प्रयोग होता है, यह उल्लू आपका गलत हो जाएगा। हमेशा कौन सा उल्लू सही होगा? उल्लू हो जाएगा, यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगर आप उज्ज्वल लिखते हैं तो कभी भी आप उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखेंगे। आप क्यों नहीं लिखेंगे? कारण क्या है? आप ये कहते हैं अगर यह युग्मक व्यंजन आ गया, ये क्या हो गया? युग्मक आ गया। अगर ये युग्मक व्यंजन है, ठीक है, अगर ये युग्मक व्यंजन है तो युग्मक व्यंजन से पहले, युग्मक व्यंजन से पहले क्या हो जाएगा? केवल हिंदी का कोई बैच चलता है क्या सर जी? नहीं, एकदम नहीं चलता है। केवल हिंदी का नहीं चलता है, आपका सारे विषय का चलता है। इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत है प्यारे? आपका हिंदी का भी चलता है, रात 10 बजे आपका जो है साइंस का भी चल रहा है, आपका जो है सुबह भी चलता है, सुबह 12 बजे चलता है, तो चलता तो है, चलता तो है। अन्य सब्जेक्ट भी चलते हैं, अन्य सब्जेक्ट भी चलेंगे, कुछ दिन बाद ये क्रम बदल जाएगा, अन्य सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन सी शिकायत वाली बात है? आपके लिए है तो चलता है, बाकी अगर कोई कहिए तो ठीक है जी। तो यहां पर आप देखेंगे ये डबल जो युग्मक आ गया तो ये ऊ जो है ये क्या होगा? नहीं लगेगा, यानी ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा। अब यहां जब भी आप उज्ज्वल देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप उज्ज्वल ऐसे ही लगेंगे। आप कोई भी शब्द लिख लीजिएगा, उस शब्दों में इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप कभी मात्रात्मक संबंधी त्रुटियां आप नहीं पाते हैं। यही जो है आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं पर आपसे क्वेश्चन देखे, यहां पर मुन्ना है, कभी भी मुन्ना आप ऐसे नहीं लिखेंगे, मुन्ना ऐसे नहीं लिखेंगे। कार्य युग्मक है, इसके पहले बड़ा ऊ नहीं लगेगा, छोटा ऊ लगेगा। किस्सा आप लगेंगे, यहां युग्मक है या द्वित्व है, इसके पहले हमेशा छोटी ही लगेगा। ये युग्मक है, इसके पहले हमेशा छोटा ऊ लगेगा, यानी लुच्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुच्चा। उत्फुल्ल कह रहे हैं, ये डबल लॉ है, इसके पहले क्या हो गया? छोटा ऊ लगेगा। अगर कहीं उत्फुल्ल लिखा जाए, उत्फुल्ल मान लीजिए कोई ऐसे लिख दे, उत्फुल्ल लिख दे, चूंकि आपको लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डबल लॉ यानी युग्मक आ गया, इसके पहले ये छोटा ऊ होता है, इस कारण ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। तो अब यहां पर आपको ये देख लीजिए, ये चीजें आपको मिल जाएंगी, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां पे देखिए, 2 नंबर में यहां देखिए, अभी उल्लू की बात मैंने आपसे किया ही था। यहां क्या है? उल्लू है, उल्लू आपका सही है। अशुद्धि पूछा है, यहां देखिए दिक्कत लिखा है, डबल क के पहले छोटा ही लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अक्षुण है, डबल यहां पर युग्मक हो गया तो इसलिए
क्या हो गया, छोटा ऊ की माता। अगर कोई कह दे अक्षुण ऐसे लिखा जाएगा, अक्षुण ऐसे लिखा जाएगा, तो वो सही हो जाएगा, लेकिन वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, इक्का हो गया, इसके पहले क्या होगा, बड़ी ई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, छोटी ई होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल व्यंजन आ जाएगा तो युग्मक या द्वितीय व्यंजन आ जाएंगे, उसके पहले हम ह्रस्व मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, इक्का हो जाएगा। तो अशुद्ध इसमें क्या हो जाएगा, यह डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा। सर हिंदी के लिए कोई बुक बताओ फॉर आर यारो। हिंदी के लिए बुक अगर आपको लेना है, पढ़ना है, तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद को ले लीजिए, वासुदेव नंदन प्रसाद को ले लीजिए, बड़ी अच्छी बुक है, वासुदेव नंदन प्रसाद को ले लीजिए। 1 नंबर। 2 नंबर आप डॉक्टर हरदेव बाहरी को ले सकते हैं, हरदेव बाहरी को ले सकते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद कमीशन में रखा गया है, इसलिए इसको बेस बनाइए तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहता है। ये आपको कमीशन में, जो कमीशन के एग्जाम होते हैं, यूपी के कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, उसमें ये अंदर ही वासुदेव नंदन प्रसाद रखे गए हैं। तो जो भी नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद से ही बनाए जाते हैं। बाकी आप हरदेव बाहरी भी पढ़ सकते हैं, कामता प्रसाद गुरु का भी पढ़ सकते हैं, आपको जो इच्छा, कामता प्रसाद गुरु का पढ़ सकते हैं, या आपको जो अच्छी किताबें लगे आप अपने हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी गाइडें आती हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मैं इसको कहूंगा और मेरे नोट्स आप पढ़ लीजिए तो सफिशिएंट हो जाएगा, तब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पुस्तक आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपके रहे, यानी एक आपका यहां पर क्लियर हुआ। चलिए आगे हम आते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, अब आप ये मत लिखिए मैंने सर ये लिख दिया है, मैंने, अब किसी का नाम मुझसे मत लिखवाइए पब्लिक तौर पे। हमको ये मत आप बताइए कि मैं सर इसका खरीद लिया हूं, सर मैं इसका खरीद लिया हूं, सर मैं ये पढ़ रहा हूं, नहीं, मुझसे मत बुलवाइए। अच्छा नहीं लगता है कि किसी नाम को पब्लिकली तौर पे मैं डिनाई करूं। मैंने, मुझे जो लगा मैंने आपको लिख दिया, बाकी डिपेंड ऑन यू, आप जो पढ़ लीजिए वही सफिशियंट है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं किसी बारे में मुझे जो लगा वो मैं आपको बता दिया कि यही, अगर पुस्तक पढ़ना है तो यही 2 पुस्तक पढ़िएगा, बाकी हमारे नोट्स पढ़ लीजिए। बाकी आप आंसर के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप कहीं से उठा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो लगाइए। ठीक है जी, यहां देखिए, शुद्ध शब्द आपको बताना है कि क्या होगा, शुद्ध शब्द बताना है। चलिए शुद्ध शब्द का आपको क्या होगा। अब बात आती है कि शुद्ध शब्द की बात आती है। चलिए चौथा नंबर देख लीजिए, यहां बताइए, यहां पर निम्नलिखित में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यहां बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि क्या होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन बताइए क्या होगा। जी हाँ, 4 नंबर का उत्तर बताएं क्या होगा, बताएं 4 का उत्तर। चलिए देखा जाता है 4 का उत्तर, 4 नंबर लिखकर बताइए, 4 का उत्तर डी। अच्छा ठीक है, 4 नंबर लिख करके बताइए उसका क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पे थोड़ा सा हम समझते हैं, आते हैं इसके नियम पर आते हैं। नियम नंबर हम आते हैं, 1 हो गया है, नियम नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर ये नियम नंबर 2 क्या कहता है, 100 और 100 एक साथ आए तो पहले प्रयोग होगा, क्या होगा। या नियम नंबर 2, अगर ये 100, यानी ये, इसे कहते हैं तालव्य श कहते हैं, और इसे कहते हैं मूर्धन्य श। ध्यान से आप सुनिएगा, इसे तालव्य श कहते हैं, इसे मूर्धन्य श कहते हैं। अगर तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, इस तालव्य श का 1 नंबर पर प्रयोग होगा, और 2 नंबर पे किसका प्रयोग होगा, मूर्धन्य श पे। ध्यान से आप समझिएगा, अगर 100 और 100, आप वर्णमाला पढ़े हैं, वर्णमाला में क्या है, पहले आपको तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत श आता है, ये तीनों आते हैं। ठीक है, अब तीनों का तो प्रयोग होगा नहीं, लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर ये श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श अगर आते हैं तो सबसे पहले इस तालव्य श का प्रयोग होगा, पुनः किसका होगा, मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। सबसे पहले तालव्य श, फिर मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। नियम नंबर ये 2 कह रहा है। क्लियर, एक बात आप समझ लीजिए, अगर यहां पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप समझ लीजिएगा। चलिए नियम नंबर 3 पर आइए। नियम नंबर 3 ये कहते हैं कि अगर ये तालव्य श और ये दंत श आते हैं, यानी तालव्य श और दंत श एक साथ आते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर जो प्रयोग होगा वो तालव्य श, दूसरे नंबर पर जो प्रयोग होगा वह दंत श का प्रयोग होगा। यानी मूल शब्दों में, कहां पर, मूल शब्दों में, ध्यान में रखिएगा, मूल शब्दों में प्रयोग होगा। मूल शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले तालव्य श, इसके बाद दंत श, पहले तालव्य श, उसके बाद मूर्धन्य श। ठीक है, ये आपका क्रम चलता
होता है, किसी भी शब्दावली को लेखन के लिए ये हमारा क्या होता है, क्रम होता है, हम इस क्रम में चलते हैं। अब इस क्रम का फॉलो कर रहा है कि नहीं, अब इसी को देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम किस में आते हैं, यहाँ पे 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं, 3 पर आते हैं, और 3 में इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यहां देखिए शुद्ध शब्द। अब ये देखिए नी के बाद ये संस आ गया, यानी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो संस स है ये नहीं आ सकता है। अब पूछा जाए कैसे लिखा जाएगा, तो आप कह देंगे निसंस ऐसे लिखा जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, आप कह देंगे प्रशंसा कैसे लिखी जाएगी, आप कह देंगे नहीं होगा, यहां पर प्रशंसा कैसे लिखी जाएगी, आप ऐसे लिखी जाएगी, प्रशंसा हो जाएगी, आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। शासन कैसे लिखा जाएगा, आप कह देंगे सा पहले होगा फिर स होगा, फिर यहां शासन ऐसे लिखा जाएगा। यानी यहां शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, ये शासक हो जाएगा, क्योंकि ये पहले तालव्य श फिर दंत श फिर क आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, 3 का उत्तर क्या हो गया, डी। हम ये नहीं, हमको ये मतलब नहीं है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, ये हमारा लेना देना नहीं है कि आप जानते हैं कि नहीं। अब से भविष्यगत आपकी गलतियां न हो, ये ध्यान में रखिएगा। ये लेखन की परंपरा मैं बता रहा हूं, ताकि कभी आपका हो सकता है कि इसमें आप आंसर सही लगा दिए हो, लेकिन हो सकता है बाय द वे कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप खता यानी धोखा खा जाएं, तो भविष्यगत आप कभी धोखा न खाएं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये आपका 3 का उत्तर ये हो गया। चलिए 4 नंबर का देखते हैं, यहां देख लीजिए। यहां देखिए, निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब यहां पर देखिए विशेष, अब मैंने आपको जो बताया था विशेष लिखा है, तो मैंने कहा कि अगर ये मूर्धन्य स और ये तालव्य स दोनों आते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे ये हो जाएगा और 2 नंबर पे ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, मैंने इसकी बात किया है, चर्चा किया है। अब यहां पर आप देख लीजिए, तो विशेष क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा, विशेष कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। विशेष कैसे और शेष कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यानी शेष हो गया, अगर शेष में भी पूछा जाए। ठीक है, मैं पीडीएफ इसका भिजवा दूंगा प्यारे, पीडीएफ के लिए बहुत पीडीएफ पहले चाहिए, अरे पहले सुन लो, मैं एज इट इज भिजवा दूंगा। ठीक है, विशेष में देखिए यहां पर विशेष, अच्छा ये तो विशेष अब गलत ही हो गया, अब इनकी कहानी खत्म हो गई। शीर्षक क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। शीर्षक क्या हो जाएगा, सही सी है, यानी तालव्य श फिर ये आ गया, तो शीर्षक ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। अब बात आया ये सोडस की बात आई, इसको आप थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके आप रखिए। अभी इसको कॉन्सेप्ट बेस आपको समझा रहा हूं, कैसे ये अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही होगा तो कैसे सही होगा, इसको अभी थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए। तो अगर आप यहां देखेंगे इस रूप में मूल शब्दों में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यह एक क्रम मिलता है। ठीक है, जी हां, एक क्रम मिलता है और इस रूपों में हम बात करते हैं। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा, लेकिन अगर मूल शब्द न हो तो, अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम इतना बताकर निकल गए और कभी कभी ऐसा हो जाता है आप फंस जाते हैं, कहानी फंस जाती है। कैसे कहानी फंसती है, जब मूल शब्द नहीं होते हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो ये नियम तो ऐसे ही रहता है, लेकिन उपसर्ग, जब हम शब्दों का निर्माण उपसर्गों से, हम मूल ये शब्द बता रहे हैं आपको, ठीक है, मूल शब्द बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए हमने विशेष जोड़ा, तो विशेष शेष हमारा मूल शब्द है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अब शेष में कोई सुशेष लिख दिया, तो सु हमारा क्या हो गया, सु उपसर्ग है, यहां पर ये सही हो जाएगा। अब यहां पर सु शेष अगर कोई लिखता है, ऐसे लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा, सु उपसर्ग है। यहां पर ध्यान में, अगर उपसर्ग युक्त निर्मित है शब्द, तो वहां उपसर्ग हटा करके बात करिएगा। जैसे आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, यहां देखिए, अब आप कहेंगे कि सर संशय तो ऐसे, अब कोई बच्चा अगर संशय ऐसे लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सम उपसर्ग लगा है। सम क्या है, उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लग करके संशय का निर्माण हुआ है, तो ये सम उपसर्ग है। हम मूल शब्द की बात कर रहे हैं। संशोधन ये सही है, ये सही है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि यहां सम उपसर्ग लगा है। सम उपसर्ग युक्त, अगर कोई शब्द उपसर्ग युक्त है तो वहां हम बात नहीं करते हैं, वहां का ये नियम नहीं होता है, यानी ये उपसर्ग युक्त लगा है इसलिए सही है। अब यहां देखिए सुशासन एकदम सही है, यहां पर सुशासन, क्योंकि शासन, आप देखिए अब यहां शासन का नियम यहां फॉलो कर रहा है, पहले तालव्य श फिर दंत श आया। लेकिन अब कोई कह दे सर हम सुशासन, तो सु आपने उपसर्ग लगाया है, सु क्या लगाया है, उपसर्ग लगा करके आप इस शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर उपसर्ग का नियम फॉलो करता है, ना कि मूल रूप से नियम फॉलो करता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, अगर शब्द उपसर्ग युक्त है तो वहां पर यह नियम मूल शब्दों में ही काउंट करेगा, उपसर्ग में काउंट नहीं करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा उपसर्ग युक्त ही बात करिएगा, ऐसे आप बात मत करिएगा। एक बात क्लियर हो गई, यहां पर अब किसी को डाउट नहीं है कि अब यहां पर ये प्रशासन लिखा है। अब देखिए प्र उपसर्ग तो लगा है,
यहां पर क्या है, प्र उपसर्ग तो लगा है, लेकिन इस प्र उपसर्ग का इसलिए इस पर नहीं प्रभाव क्योंकि शासन यहां गलत लिख दिया है। शासन जब भी लिखा जाएगा ये तालव्य स्व पहले आ जाएगा सा, और ये दंत स्व बाद में चला जाएगा, और ये शासन हो जाएगा, प्र लगा देंगे तो ये प्रशासन हो जाएगा। यानी आपका जो अशुद्ध है, अशुद्ध क्या हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। यानी एक ऐसी, ये देखिए बेसिकली ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बात तो छोटी है लेकिन बड़े काम की बात है, जो हमको समझ में नहीं आता है, जो हमको बातें आती नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अगर ये चीजें लिखी गई हैं तो आपको कैसे शुद्ध करना है या कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इस रूपों में आप इसको जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं, एक और हम बात बताते हैं। यहां पर मैंने आपको छोड़ा था ये वाला नियम, ये मैं आपको एक छोड़ा था, ये मैंने शब्द छोड़ा था, कहा था आप इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, सोडस शब्द लिख दीजिएगा। एक नियम कहता है, उस नियम के अंतर्गत ये लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको क्या है, उस नियम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे हम नियम यहां दिखा देते हैं, क्योंकि लिखने में आपको समय लगेगा। तो एक नियम होगा, यहां देखिए नियम नंबर 4 कह रहे हैं कि टॉ वर्ग के पूर्व केवल शौ का प्रयोग होता है। टॉ वर्ग के पूर्व अगर टॉ वर्ग का कोई है, अब टॉ वर्ग में कौन आता है, टॉ आता है, ठो आता है, डो आता है, टो ठो डो ढो ड़ो आता है। कह रहे हैं कि अगर ये टॉ वर्ग है, टॉ वर्ग के पूर्व अगर सौ लगेगा तो यह सौ नहीं लगेगा, टॉ वर्ग के पूर्व अगर सौ लगेगा तो यह सौ नहीं लगेगा, टॉ वर्ग के पूर्व कौन सा सौ लगेगा, यह सौ लगेगा। अगर ये सौ नहीं है तो आपका आधा सौ, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आधा होता है, इसका अर्थ। तो टॉ वर्ग के पूर्व अगर आप लगाते हैं तो ये कौन सा होता है, इसे कहते हैं मूर्धन्य श कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य स कहते हैं। यानी ये मूर्धन्य श का टॉ वर्ग के पूर्व क्या हो जाता है, ये मूर्धन्य स हो जाता है। कैसा, मूर्धन्य स हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, टॉ वर्ग के पूर्व। अब आ जाइए अपने इस कहानी पर आ जाइए जो मैं आपको दिखाया था। यहां पर जो मैंने आपको सोडस में दिखाया था, आसान सा नियम है, अगर सोडस लिखा है, अब ये आप जान गए, आपको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर पाएगा। क्यों, इसको कोई हो सकता है सोडस ऐसे लिख दे, क्या ऐसे लिख दे, सोडस ऐसे लिख दे, तो आप कहेंगे नहीं सोडस ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये डो जो है, ये टॉ वर्ग का टॉ ठो डो, ये टॉ वर्ग का है, इसके पहले क्या होगा, यही लगेगा, और सोडस ऐसे ही लिखे जाएगा। सोडस कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब कोई कहे कि सर सडानन कैसे लिखा जाएगा, आप एकदम जान गए कि कभी भी बेटा कोई आप कितना हूं कहे कि सडानन हम ऐसे लिख देंगे, कोई कह दे कि नहीं नहीं सडानन ऐसे नहीं लिखाएगा, सडानन ऐसे लिखा जाएगा, आप कह देंगे ना जी ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये डॉ आ गया, और डॉ के पहले हम ये जानते हैं ना ही तालव्य स लगता है ना ही दंत स लगता है, हमेशा क्या लगता है, मूर्धन्य स लगता है, इसीलिए सडानन हो जाएगा, इसीलिए सडानन हो जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए, थोड़े से अन्य भी शब्दों पर हम इसको बात कर देते हैं, इसको हम बात कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, कुछ शब्दावलियों को देख लेते हैं, और उन शब्दावलियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा वृष्टि लिखा, हमने क्या लिखा, वृष्टि लिखा, तो वृष्टि में कैसा, यही सौ होगा। अब लाख, अब तो मान लीजिए कुछ आप लोग जानते हैं, अनिष्ट लिखा, वृष्टि लिखा, अगर हम अनिष्ट लिखे तो क्या होगा, अनिष्ट लिखे या हम अनिष्ट, चलिए अनिष्ट लिख देते हैं, अनिष्ट लिखे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिख दें, अनिष्ट भी ऐसे लिखेंगे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा कष्ट लिखा, हमने कष्ट लिखा, हमने क्या लिखा, नष्ट लिखा, हमने नष्ट ऐसे लिख दिया, हमने नष्ट ऐसे लिखा। आप यूं ही देखिएगा, कुछ शब्दावलियों में आपको आएगा, हमने क्या लिखा, वृष्टि, यहां लिखा वृष्टि हो गया, अच्छा वृष्टि हो गया, हमने क्या लिखा, पृष्ठ लिखा, चलिए पृष्ठ। अब बहुत सारे लोग होते हैं पृष्ठ और पृष्ठ में कंफ्यूज हो जाते हैं, पृष्ठ और पृष्ठ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पृष्ठ होता है, पृष्ठ होता है, एक चीज आप जान लीजिए, यहां पर कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है, ये ठो है। दूसरी चीज घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है, ये ठो के आपको होते हैं। गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ, गरिष्ठ होता है, ठीक है। आपको अगर इस संदर्भ में आ जाए, यहां पे आपको क्या होगा, पृष्ठ हो गया, कनिष्ठ हो गया, घनिष्ठ हो गया, ज्येष्ठ हो गया, गरिष्ठ हो गया, टॉ का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, टॉ का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका, टॉ का। पृष्ठ में आप हमेशा ठॉ का, अगर कोई लिख दे, आपको कोई कह दे कि नहीं सर इसमें पृष्ठ अगर हम लिख दिए तो, आप पृष्ठ लिख दिए तो आप कह दीजिए गलत हो जाएगा। भले ही ये देखिए हम 100 का नियम बताए हैं,
100 का नियम बताए हैं, तो 100 के नियम में ये भी आता है, लेकिन मैं ये बताया हूं। अब इस नियम से आप ये मत सोचिएगा कि अगर ये नियम है तो ये नियम मैंने बताया कि सर आप तो ये ठौ के पहले भी, भाई ये तो ठीक है। मैं ये बताया हूं अगर कोई कनिष्ठ ऐसे आपको लिख दे, कनिष्ठ ऐसे लिख दे, आप कह देंगे गलत है। कोई कह दे कनिष्ठ ऐसे लिख दें तो आप कह देंगे गलत है। अब टॉ और ठौ में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। टॉर यानी पृष्ठ होता है, पृष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है, गरिष्ठ होता है, यानी यहां इष्ट प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर आप जो है, मैंने आपको ये बताया था, जैसे आप षटकोण लिखते हैं, आप ध्यान में दीजिएगा। अब षटकोण लिखते हैं, हालांकि अब तो आप जान गए हैं, अब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो आप जान गए हैं, लेकिन बहुत बहुत पहले षटकोण तो अब आप जान गए हैं कि ये षटकोण होता है। अब लेकिन आप ये जान गए कि टॉ के पहले ये 100 क्यों लगता है, यानी टॉ वर्ग के पहले यही 100 का प्रयोग, यानी ये मूर्धन्य 100 का ही प्रयोग होता है, जिसको आप पेट फरुआ 100 भी कहते हैं। इसी का प्रयोग होता है, अन्य का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, अन्य का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, षटकोण हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ये हो गया आपका। अब यहां पर थोड़ा सा एक देख लेते हैं। यहां पर आपको निम्न में से किस विकल्प की वर्तनी शुद्ध नहीं है, आपको ये बताना है। ये वर्तनी के संदर्भ में आप हो सकता है कि शुद्ध अशुद्ध यहां कर लें, क्योंकि हमारा जो यहां उद्देश्य है आपसे सही गलत पूछने का नहीं है, बल्कि हमको उदाहरण द्वारा समझाने का मतलब है कि आप जो है, आपको क्या करेंगे कि आपको, जी हां, एक बच्चा पूछा चेष्टा, तो आपको चेष्टा कैसे लिखना है आप देख लीजिए। टॉ वर्ग लगा यानी चेष्टा लिख दीजिए, इसमें कौन सा दिक्कत है भाई। अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, कभी चेष्टा ऐसे मत लिखिएगा। चेष्टा अगर ऐसे लिखते हैं चेष्टा, तो ये गलत हो जाएगा। चेष्टा अगर ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा कृष्ण लिखा जाता है तो कृष्ण, यहां देखिए ड़ है, टॉ ठॉ डॉ ढ ड़, ड़ के पहले कृष्ण ऐसे लिखा जाता है, कभी ये नहीं लिखा जाता है कृष्ण ऐसे नहीं लिखा जाता है, कृष्ण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कृष्ण जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये जो है आपको ये सीधा सीधा कहता है। यहां पाइए 6 का ए आपने कह दिया, ये सर ऊंट क्या है आपका, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। गांव भी सही है, पांव भी है, गंवार भी है, सही है। तद्वत तत्समय नियम में मैंने आपको बताया भी था। अब बात ये आती है कि अगर ये सही नहीं है तो इसके एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो पुनः आपको गलतियां होने की कम संभावना हो जाती है। नियम नंबर आ जाइए, यहां आ जाइए 5 पे, नियम नंबर 5 का ये नियम नंबर 5 ये कह रहे हैं अ आ उ के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। किसके साथ, एक अ के साथ, एक आ के साथ और एक उ के साथ, यानी बड़ा उ, बड़ा आ और अ, ये तीनों के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखें, किसका प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। रेस्ट अदर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। बात आई किसकी, ऊंट की आ जाएगी, ऊंट किया जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ऊंच लिख दूं तो आप कह देंगे कि सर ये गलत है। क्यों, क्यों गलत है? आप ये जान गए कि चंद्र बिंदु हमेशा छोटा ऊ के साथ नहीं आएगा, चंद्र बिंदु छोटा ऊ के साथ नहीं आएगा, चंद्र बिंदु जब भी आएगा वो बड़ा ऊ के साथ ही हो जाएगा, इसलिए ऊंच क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऊंच क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ध्यान में आया, ये बातें समझ में आई? कोई भी अगर आप लिखते हैं, जैसे मैंने वहां गंवार लिखा, गंवार में क्या है, अ है, गंवार में आपने चंद्र बिंदु लगा दिया, गंवार कर दिया, गंवार आपने लिख दिया। अगर आ है तभी भी आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देंगे। आपने आंत लिखा, आंत लिखा, आपने गांव लिखा है, गांव लिखा है, चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा। यानी अ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हो सकता है, आ पर भी हो सकता है और ऊपर ही होगा। ध्यान में रखिएगा, छोटा ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, छोटा ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। तो यानी इसीलिए यहां जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चन आपका था कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन, ये 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है, यह ऊंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहीं भी अप्लाई ये नियम करके लिखेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए एक बड़ा बड़ा ही अच्छा एक बच्चा ने लिखा है, पूछ लिखा है, जबरदस्त लिखा है। अब देखिए कभी भी पूछ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पूछ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा पूछ कैसे लिखा जाएगा, चंद्र बिंदु कहां लगेगा, ये बड़ा ऊपर ही लगेगा। कहां लगेगा, बड़ा ऊपर लगेगा। कहां लगेगा, बड़ा ऊपर लगेगा। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, ये आपको होगा। अंगना भी सही है, अंगना भी आप लिख सकते हैं, अंगना
ऐसे ही लिखेंगे, अंगना आप ऐसे ही लिखेंगे। तो आप यहां पर देखिए, हमेशा इस नियम का अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान है और ये प्रैक्टिस में है, तो कुछ ऐसी शब्दावलियां आपकी सही हो सकती हैं जो बिना ही पढ़े होती हैं, जो बिना पढ़े होती हैं। इसके हम व्याकरणिक पहलुओं पर न जान करके हम ऐसे शब्दावलियों पर चर्चा किए कि जो बिना पढ़े आप देखें और खटाक दे आप आंसर कर दें, यानी आपका ये सही हो जाए बिना पढ़े हुए। यानी इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं है, बस एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट पहुंचे, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो अगर कोई ऐसा शब्दावली आता है, शब्द कोई भी हो, हमसे इससे लेना देना नहीं है कि शब्द आप क्या लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए एक मैं आपको अन्य नियम बताता हूं, उस नियम का, अच्छा छोड़िए, इस नियम को हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। यानी एक आपको नियम मैं बताऊंगा, कल भी कुछ मैं नियम, अच्छा ये जो है, अब पुनः एक बार सुन लीजिए आप इस नियमों के आगोश में। अब एक बात सुन लीजिए आप, यहां पर मैं पुनः आपसे